वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। तो RnH2 की अगर बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कितनी आसानी से किसी को डोनेट कर रहा है। ठीक है, एज अ लेविस बेस हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो इक्वेशन अगर लिखा जाए इसके K इक्विलिब्रियम का एक्वस मीडियम में, तो आपका RnH3 प्लस और प्लस आपका OH माइनस। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम K इक्विलिब्रियम लिखें, K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ RnH3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RnH2 कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 फिक्स है, तो K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे क्या, Kb फेज डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका RnH3 प्लस OH माइनस अपॉन RnH2। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो Kb यहाँ क्या है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे वहाँ Ka डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रेंथ में, हम लोग Kb की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज Kb। ठीक है, अगेन अगर हम एक और टर्म डिफाइन कर दे PKb, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb। ठीक है, इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर बेस स्ट्रांग है, या इस तरीके से बोला जाए, ठीक है, कि Kb की वैल्यू अगर ज्यादा है तो PKb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने डिस्कस किया। ठीक है, तो वहाँ PK की बात कर रहे थे, यहाँ Kb PKb की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ जो है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, तो समझा जाए। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सिंपली हम लोग लोन पेयर डोनेशन की कैपेसिटी को बेसिक स्ट्रेंथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे यहां देखिए लोन पेयर डोनेशन की कैपेसिटी, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल CH2 हो गया, CCl4 हो गया। ठीक है, बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, साइक्लोहेक्सेन हो गया, दीज आर ऑल नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ को अगर, या गैस फेज में अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ अगर ऑप्शंस, ये ऑप्शन अगर NH3 की बात कर लिया जाए, NH3, ये B ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन हो गया, ये आपका D ऑप्शन हो गया। अच्छा, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ फिर से
एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या डिस्कशन कर रहे थे कि H+ डोनेट किया और H+ डोनेशन के बाद कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ ये उससे कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। यहाँ बस इतना समझने की कोशिश करिए कि इसके लोन पेयर के डोनेशन की कैपेबिलिटी ही क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते थे। यहाँ और आसान कि भाई ये 3 CH3+ इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ 2 CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है डेल्टा-, और यहाँ 1 CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ रिलेटिवली कम डेल्टा-, समझ में आ रही बात। और जितना ज़्यादा डेल्टा-, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी अगर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। समझ में आ रही बात। तो इन पॉइंट्स को हम लोग अभी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, C हो गया। उसके बाद B हो गया। उसके बाद A हो गया। और आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, मोर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, मोर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी on nitrogen, more will be its basic strength, more will be its basic strength, more will be its basic strength, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will increase the basic strength, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will increase बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और समझने की कोशिश करिए कि बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ और भी बातें हैं। ठीक है, कुछ और भी बातें क्या है कि जैसे वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ से अगर कंपेयर करें तो आप वहाँ H+ डोनेट कर रहे हैं और सीधे कंजुगेट बेस के पास पहुंच गए। यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और कोई आएगा H+ लेने, समझ में आ रही बात, सॉरी कोई आएगा इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने। तो बेसिक स्ट्रेंथ कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कौन आ रहा है लोन पेयर एक्सेप्ट करने। ठीक है, जनरली तो हम लोग H+ की बात करेंगे, लेकिन इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई आने वाला ग्रुप कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आपको आके लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, लोन पेयर लेना है, ठीक है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का भी एक फैक्टर आता है। ठीक है, जिसको अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो फिर से कौन आने वाला है इस लोन पेयर को लेने, इस पे भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करने जा रही है। ये ग्रुप +I इफेक्ट लगा रहे हैं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन 3 ग्रुप आने से एक स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत भीड़ आ जाएगी कि नए ग्रुप को आने में भी दिक्कत पैदा करेगा। और सॉल्वेंट के इफेक्ट भी आते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है अगर सॉल्वेंट वाटर होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ, कौन आने वाला है लोन पेयर एक्सेप्ट करने, इस पे भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा, और ग्रुप्स कितने बड़े लगे हुए इस पे भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करने जा रहा है। फिर से हम समझें कि हमने आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताया कि भाई जितनी ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा इसी से काम चल जाएगा। समझ में आ रही बात। 99% केसेस में हम बस यही देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कंसेप्चुअली अपना लोन पेयर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और ग्रुप अटैच होने से यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। तो कौन आ रहा है ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने, इस पे बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। ये ग्रुप का अपने आप में कितना वॉल्यूम है, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया तो इस लोन पेयर को घेर लेंगे। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खूब बढ़ गई, लेकिन लोन पेयर आपको साइट ऑफ अप्रोच नहीं मिलेगा कि आप लोन पेयर के पास पहुंच पाए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एक हम फैक्टर्स का डिस्कशन करें भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सभी फैक्टर्स को अभी एक साथ कंसिडर करें, और भी फैक्टर भाई सॉल्वेंट के भी फैक्टर होने जा रहे हैं। तो यहां जो हमने लिखा है कि दिस बेसिक स्ट्रेंथ इज इन गैस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन अगर यही बेसिक स्ट्रेंथ आपको एक्वस मीडियम में पूछा जाए तो वहां कई फैक्टर्स और आएंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लिखते हैं।
लिखिए, बट इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ depends on three factors. पहला सॉल्वेशन या प्लस आई ऑफ द एल्किल ग्रुप, प्लस आई ऑफ एल्किल ग्रुप या इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप। दूसरा आपका सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, और तीसरा फैक्टर क्या होता है? तीसरा फैक्टर आपका हाइड्रोजन, सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड प्लस आई ऑफ द एल्किल ग्रुप, और तीसरा फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये तीन फैक्टर एक्वस मीडियम में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पिछला क्वेश्चन अगर हम चेंज करें, ठीक है, इन फैक्टर्स को हम समझाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का आपसे होता तो वहां कई फैक्टर्स और आपको कंसिडर करने पड़ते, जैसे NH3। ठीक है, H+ को आपने एक्सेप्ट कराया, मतलब इसने अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया, तो जो आपका कंजुगेट एसिड बनेगा, दिस इज कंजुगेट एसिड, और ये आपका क्या है? कंजुगेट बेस है। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेशन। ठीक है, दिस इज सॉल्वेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द कंजुगेट एसिड इज कॉल्ड हियर सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एसिड, दिस इज सॉल्वेशन। इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। ठीक है, अब देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा सॉल्वेशन हो गया। H+ देने के बाद फिर से समझिए, इसने H+ एक्सेप्ट किया, जब बेस बिहेव करा, और एक्सेप्ट करने के बाद जो कंजुगेट एसिड बना उसकी सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा। अब देखा जाए CH3NH2, सेम सिचुएशन, ये आपका सॉल्वेशन हो गया। ठीक है, इसको अगर हम आगे बनाएं,
ठीक है। अब 2-3 फैक्टर यहाँ समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि हम बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने बताया कि यहाँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ गई, तो यहाँ 3-3 एल्किल ग्रुप प्लस आई लगा के यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब यहाँ हाइड्रोजन हटने लगे, यहाँ 3-3 एल्किल ग्रुप हो गए, H+ एक्सेप्ट कराया, तो जो सॉल्वेशन का इफेक्ट क्या है वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। सॉल्वेशन का इफेक्ट क्यों कम हुआ, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, जैसे जैसे आप एल्किल ग्रुप बढ़ाएंगे प्लस आई बढ़ेगा, यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, ठीक है। गैस फेज में डायरेक्ट ऑर्डर लिखा था, लेकिन एक्वस मीडियम में एक और फैक्टर सामने आ गया, क्या कि जब आप H+ एक्सेप्ट करा दे रहे हैं तो जो कंजुगेट एसिड बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये फैक्टर गैस फेज में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं था, यहाँ एडिशनल फैक्टर आया। तो अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप टर्सरी की तरफ गए वैसे वैसे क्या हो गया, सॉल्वेशन का इफेक्ट घटने लगा। अब सॉल्वेशन का इफेक्ट घट रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कंजुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन बढ़िया नहीं हुआ, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होना चाहेगा, लेकिन इसके पास फेवरेबल फैक्टर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यानी यहाँ एक बैलेंस खोजना पड़ेगा। बैलेंस क्या कि हमारे पास एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी चाहिए और हमको सॉल्वेशन भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। अगर बैलेंस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िया होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो ये अगेन यहाँ एक्सपेरिमेंटल बात हो जाएगी, सॉल्वेशन बहुत ज्यादा है लेकिन एल्किल ग्रुप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा। यहाँ क्या है, सॉल्वेशन कम है लेकिन एल्किल ग्रुप ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात। तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में क्या हो गया, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया कि आपका सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है, यानी 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद 1 डिग्री CH3 NH2, ये 1 डिग्री हो गया। उसके बाद आपका 3 डिग्री का नंबर आता है, यानी CH3 होल ट्वाइस थ्राइस N, ये आपका 3 डिग्री का नंबर आ गया। और फिर उसके बाद NH3 का नंबर आता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये प्योरली क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। आपको पहली बात तो इसको याद रखना पड़ेगा, और इसको याद करके आप इसके पीछे लॉजिक दे देंगे। देखिए NH3 में सॉल्वेशन तो जबरदस्त है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पीछे चला गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एल्किल ग्रुप भी होने चाहिए, प्लस आई इफेक्ट भी होना चाहिए, ताकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा हो, समझ में आ रही बात। खाली आप सॉल्वेशन से ही बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने जा रही है, तो प्लस आई भी होना चाहिए और साथ साथ सॉल्वेशन भी होना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन इन केस ऑफ CH3 R ग्रुप, यहाँ क्या है CH3 अगर है तो, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ CH3 की जगह C2H5 कर दें, यहाँ आपका C2H5 हो गया, ठीक है, यहाँ भी आपका C2H5 होल ट्वाइस हो गया, और यहां भी C2H5 होल थ्राइस हो गया, C2H5। इथाइल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां अगर हम इथाइल की बात कर लें, ये आपका इथाइल हो गया, ठीक है। अब यहां भी एक समस्या, ठीक है। समस्या क्या है कि भाई ये सारे फैक्टर्स तो वही हो गए, यहां एक एडिशनल फैक्टर आएगा। एडिशनल फैक्टर क्या होगा, अगर आप यहां एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा करेंगे, एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा करना मतलब भीड़ बढ़ाना, एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और वाटर को रिपेल करने का मतलब क्या हो गया, हर जगह से वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करने का मतलब इफेक्टिव सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, सॉल्वेशन में कमी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आप CH3 से ऊपर बढ़ेंगे। तो जब CH3 से आप ऊपर बढ़े, ठीक है, व्हेन एल्किल ग्रुप इज बिगर देन CH3 देन देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस टू सॉल्वेशन। अभी तक स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं कर रहे थे जब CH3 था, तो अब सॉल्वेशन का जो पावर होना चाहिए था वो पावर भी घट जाएगा, समझ में आ रही बात। क्यों, क्योंकि जब यही ग्रुप बड़ा हो गया तो वाटर के आने से और भीड़ बढ़ रही ना, वाटर नजदीक नजदीक आ रहा है, सॉल्वेशन करना चाह रहा है, ठीक है, पहले से यहाँ भीड़ है,
रिपल्शन करेगा इथाइल, समझ में आए? तो इथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस वाटर को रिपल्शन भी करने जा रहा है, तो जितनी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे पहले थी उससे कम इफेक्टिव हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस टू सॉल्वेशन, ठीक है। तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, खाली इसको अगर हम लिखें मिथाइल वाले में बना लीजिएगा। लिखते हैं when the alkyl group is bigger than CH3, then there is steric hindrance to solvation. Steric hindrance to solvation. When the alkyl group is bigger than CH3, then there is steric hindrance to solvation. तो अगेन C2H5 में अगेन थोड़ा सा चेंज होगा ऑर्डर। C2H5 में अभी भी सेकेंडरी ऊपर होता है, C2H5 ट्वाइस NH बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ का नंबर आता है 3 डिग्री, तो C2H5 थ्राइस N 3 डिग्री, उसके बाद आपका ठीक है 1 डिग्री यानी C2H5 NH2, और उसके बाद अभी भी NH3 लास्ट में आता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 3 डिग्री हो गया, और ये आपका क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हैं जिनको आपको समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार हम डिस्कस कर दें पूरी बातें कि जब एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन हो रहा है तो कुछ और भी फैक्टर्स सामने आए, उनका भी रोल सामने आया, ठीक है। जैसे इससे पहले हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो गैस फेज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन एक्वस मीडियम में अब कुछ और भी फैक्टर्स सामने आए, और उसमें 2-3 फैक्टर क्या हो गए कि प्लस आई ऑफ द एल्काइल ग्रुप तो होगा ही, साथ ही साथ सॉल्वेशन इन द कंजुगेट एसिड एंड स्टेरिक हिंड्रेंस टू सॉल्वेशन, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी डिस्कशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डर याद कर लीजिएगा, 2 डिग्री इसमें बैलेंस है, प्लस आई का और सॉल्वेशन का दोनों का बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ भी फिर ये आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि भाई सॉल्वेशन का इफेक्ट बढ़िया है, डोमिनेट करता है, तो कुछ उस टाइप से याद करने की कोशिश करते हैं, और भीड़ बढ़ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया तो सॉल्वेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो 3 डिग्री ऊपर हो गया। समझ में आ रही बात? यहाँ 1 डिग्री ऊपर है और यहाँ 3 डिग्री ऊपर हो गया, तो ये सॉल्वेशन का इफेक्ट कम होने से ये हुआ है, लेकिन जहाँ बैलेंस है वो अभी भी ऊपर रहेगा। तो कैसे करके भी इसको दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। अच्छा, कोई कहे कि सर इससे ऊपर बढ़ी है तो क्या ऑर्डर हमेशा ऐसा सेम होगा? नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, भीड़ बढ़ने से और क्या क्या इफेक्ट पड़ने लग रहे हैं, तो वो सारी बातें एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी। तो हम लोग के सिलेबस में 2 ही ऑर्डर है एनसीईआरटी में दिया हुआ, और यही दोनों पूछा जाता है अगर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की बात की जाए, ठीक है। बाकी तो हम लोग जनरल ट्रेंड पे ही चलेंगे कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं आने जा रही। एक क्वेश्चन लिखते हैं, वाई एनिलीन्स आर वीकर बेस इन कंपैरिजन टू वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स। Why anilines are weaker base than aliphatic amines? जैसे एनिलीन की अगर बात किया जाए
ठीक है। और RNH2 की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम C2H5NH2 की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक अमीन्स हो गए और ये आपके क्या हो गए, एरोमेटिक अमीन्स हो गए। दिस इज एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, और ये आपका क्या हो गया, एलिफेटिक अमीन। ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए हम पीकेबी की बात करें, पीकेबी, ठीक है, तो एनसीईआरटी में वैल्यूज दिए हुए हैं 9.38 और इसकी वैल्यू 3 to 4 होती है। C2H5NH2 की अगर बात करें तो C2H5, ठीक है, C2H5NH2 ये आपका 3 के आसपास, या ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू देख लीजिएगा एनसीईआरटी से, 3 to 4 की वैल्यू। ठीक है, अगर हम एलिफेटिक का रेंज लिखें, एलिफेटिक अमीन्स, तो 3 to 4 का रेंज होता है पीकेबी का। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा दिया है C2H5NH2 का। फिर से जरा समझा जाए बात। ठीक है, अब यहां बात क्या है कि भाई पीकेबी जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये पॉइंट पहले डिस्कस किया। तो इसमें तो पीकेबी में बड़ा अंतर आ रहा है, ये 10 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिख रही है और वो क्या है 3 to 4 की रेंज आ रही है पीकेबी की, यानी क्लास ऑफ कंपाउंड्स अलग है। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, यानी कभी भी एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स का कंपेरिजन नहीं करेंगे। अब रीजन क्या हो गया, रीजन ये हो गया कि रीजन यहीं पे देखा जाए, यहां का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोन पेयर और नाइट्रोजन इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो जैसे फिर से यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम समझाएं कि यहां आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर, और आपको पता है ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज होगा प्लस आर इफेक्ट, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, यहाँ आपका निगेटिव चार्ज, फर्दर डीलोकलाइजेशन कराया आपने, निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो इस डीलोकलाइजेशन से होगा क्या, इस डीलोकलाइजेशन से लोन पेयर की इफेक्टिव अवेलेबिलिटी और नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस प्रकार से, यहाँ NH2 हो गया और यहाँ डेल्टा प्लस दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा माइनस, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, दिख रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर गया, क्योंकि लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइजेशन का पार्ट हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर गई नाइट्रोजन पे, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। जबकि आप एलिफेटिक अमीन्स में बात करें तो यहाँ एक तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, दूसरा क्या है, यहाँ से एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन द एलिफेटिक अमीन्स आर लोकलाइज्ड एंड एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर बाई इट्स प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रही बात, जबकि यहाँ बेंजीन का रिलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट है। समझ में आ रही बात, तो आपको पता है कि भाई ये माइनस आई इफेक्ट से भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी लाएगा, तो दोनों निगेटिव इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, तो माइनस आर माइनस आई इफेक्ट दोनों ही इफेक्ट लग रहे हैं और दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रही है। समझ में आ गई बात। तो एलिफेटिक अमीन्स are far more basic because of localized nature of pi bond, increased electron density on the nitrogen by plus I effect of the alkyl group, and in contrary aniline में सारे नेगेटिव फैक्टर्स माइनस आई इफेक्ट और डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर। समझ में आ गई बात। तो कभी भी इनको आपस में कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why amides are less basic
इन कंपैरिजन टू एनिलीन। अब एनिलीन का कंपैरिजन अगर अमाइड से करेंगे तो अगेन अमाइड में बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसको समझा जाए। तो अमाइड की अगर बात करें तो फिर से जरा समझा जाए, RC डबल बॉन्ड NH2, ये आपका अमाइड हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और एनिलीन की बात करें तो अगेन इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसमें एनिलीन या उसके डेरिवेटिव फार मोर बेसिक होंगे इन कंपैरिजन टू अमाइड। ठीक है, क्या समस्या हो गई अमाइड में देखा जाए, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन का पार्ट है, कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो RCO- और डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH2 प्लस हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। जबकि इसमें अभी अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम फिर से बनाएं तो इसमें भी डिलोकलाइजेशन है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और यहां निगेटिव। तो दोनों में ही नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या डिलोकलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन कहां ज्यादा इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड है, तो यहां ज्यादा इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जैसा डिलोकलाइजेशन हमको लग रहा है वैसा है भी नहीं, उतना इफेक्टिव रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन यहां नहीं है। ठीक है भाई, फिर से समझिए, लोन पेयर जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, जितना इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड होगा, उतना यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो यहाँ डिलोकलाइजेशन तो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाए, लेकिन उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जो कि अपने आप में स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं है किसमें, एनिलीन में। जबकि यहाँ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो काफी बढ़िया रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन है किसमें, अमाइड में। तो इन अमाइड नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड विद द कार्बोनिल। ठीक है, इन अमाइड्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is effectively delocalized with carbonyl। ठीक है, बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है और फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं, एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है कि अमाइड्स में लोन पेयर इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड होता है। एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन बढ़िया बनाया। यहाँ ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन आप बढ़िया नहीं बना रहे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हैं। तो इन एनिलीन लोन पेयर इज नॉट इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में लोन पेयर इज नॉट इफेक्टिवली डिलोकलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़िया नहीं रही, कंट्रीब्यूट कम करेंगे, यानी इस टाइप का जो डिलोकलाइजेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़, अच्छा ये डिलोकलाइज नहीं कर रहा है, ये घूम नहीं रहा है बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ क्या है, ज्यादा है। मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। रिलेटिव बात हो रही। इससे पहले जब हम कंपेयर कर रहे थे तो तब वहाँ डिलोकलाइज ही नहीं हो रहा था, एलिफेटिक अमीन्स में डिलोकलाइजेशन ही नहीं था। तो हम कह रहे थे कि भाई यहाँ डिलोकलाइजेशन तो है, ठीक है, और एलिफेटिक अमीन में डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो वहाँ तो एकदम अवेलेबल है। यहाँ डिलोकलाइजेशन है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, यहाँ इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन है। समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में एब्जॉर्व करिए और समझने की कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, जितना इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन का लोन पेयर इफेक्टिवली घूमेगा मॉलिक्यूल में, उतना ज़्यादा उसका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, वो दूसरे को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। फिर से समझिए, दूसरे को लोन पेयर देना है, कोई आएगा उसको लोन पेयर देना है। समझ में आ रही बात। तब बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ
चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर? बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड, दिस इज एसिटामाइड, और ये आपका एनिलीन है। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन। जबकि यहां अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किससे अटैच है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, ये लोन पेयर बेंजीन पे डिलोकलाइज है। दिस इज एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन। समझ में आ रही बात? एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, बाई डेफिनेशन ये दोनों अमाइड हो गए। ठीक है, और अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ तो भाई बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन का क्या है, इफेक्टिवली डिलोकलाइज हो रहा है किसके साथ? कार्बोनिल के साथ, सी डबल बॉन्डो के साथ इफेक्टिवली डिलोकलाइज हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बहुत ज्यादा घट गई। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बहुत ज्यादा घट गई। लोन पेयर इज इफेक्टिवली डिलोकलाइज विद द कार्बोनिल। ठीक है, अब यहां क्या है? यहां भी वही डिलोकलाइजेशन है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन यहां भी है, लेकिन ये डॉट से बना रहे उतना इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहां एक तरफ से और रेजोनेंस हो रहा है। मतलब इधर से क्या है? क्रॉस कंजुकेशन, क्रॉस कंजुकेशन हो गया। इधर से भी रेजोनेंस हो गया, तो इधर से भी रेजोनेंस, तो इधर का रेजोनेंस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। समझ में आ रही बात? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इधर से क्रॉस कंजुकेशन। अब फिर से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा एक बार में, कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये दोनों ही सबसे पीछे जाएंगे, क्योंकि अमाइड्स की कैटेगरी है। नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन का पार्ट है किसके साथ? कार्बोनिल के साथ। लेकिन यहां तो बहुत बढ़िया डिलोकलाइज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो गई। इसकी तुलना में यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ज्यादा डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। जब इधर से रेजोनेंस हो रहा होगा तो ये रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो लोन पेयर इसकी तुलना में रिलेटिवली लोकलाइज्ड हो जाएगा, और लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन की टेंडेंसी इसकी तुलना में कम हो गई, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। समझ में आ रही बात? लेकिन ये सारा कंपैरिजन अमाइड का आपस में कर रहे हैं। ठीक है, किसी और से नहीं, क्योंकि बाय लॉजिक अमाइड में जब भी रेजोनेंस होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, कार्बोनिल के साथ होगा। ठीक है, किसी और से कंपेयर करेंगे तब ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? अच्छा, इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इन दोनों में, ठीक है, यहाँ प्लस आई के आधार पर डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ जो C2H5 है इसका प्लस आई का पावर क्या है? ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस आई इसकी तुलना में स्ट्रांग है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ डेल्टा माइनस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? ई की हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ C6H5 क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। समझ में आ रही बात? माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस है तो एलिफेटिक अमीन, लेकिन माइनस आई इफेक्ट लग गया, तो उसके बाद क्या हो गया? डी हो गया। उसके बाद ये डिलोकलाइजेशन वाला सी हो गया। उसके बाद अमाइड की कैटेगरी आ गई। अमाइड में भी अच्छा कौन है? ये ए है। उसके बाद क्या हो गया आपका? बी हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम फिर से एक बार बताने की कोशिश करें कि ई की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एफ। ठीक है, तो प्लस आई पावर ऑफ C2H5 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CS3। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। C2H5 का प्लस आई CS3 से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अगेन एक कंफ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में, सर अभी गैस फेज एक्वस मीडियम की बात कर रहे थे, ये हो कहाँ रहा है? ये कंपैरिजन हो कहाँ रहा है? तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन एक्वस मीडियम में ही होता है, अनलेस कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि भाई हम गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इफेक्ट तो सारे होंगे। ठीक है, लेकिन जो आंसर अब देने का तरीका है वो तरीका सिंपली आपका क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट है या डिलोकलाइजेशन है उसके आधार पे आंसर दीजिए, और वही सही आंसर भी होगा। ठीक है, अनलेस कि हम लोग CS3 या CS3 होल ट्वाइस NH प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मीन इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां क्रिटिकली आपको देखना पड़ता है कि भाई अदर इफेक्ट्स के आधार पे आंसर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बात तो यहाँ भी एक्वस मीडियम की है, लेकिन अपना जो इफेक्ट आपने पढ़ा है विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन, विदाउट कंसिडरिंग द स्टेरिक हिंड्रेंस इन कंजुगेट एसिड, अपना आंसर निकालिए, वही आंसर आएगा, एक्सपेरिमेंटली भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि गैस फेज में कि एक्वस मीडियम में ही सारे डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आप चाहे वैल्यू भी चेक कर सकते हैं NCERT से। तो यहाँ जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो प्लस आई इफेक्ट की ही बात की जाएगी। ठीक है,
तो इसीलिए हम प्लस आई की बात कर रहे हैं। कोई कहे कि सर इनको कंपेयर कर रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की भी बात करिए, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन प्लस आई इनको कंपैरिजन करने में डोमिनेट कर रहा है। तो एक बार एनसीईआरटी से इन दोनों की वैल्यू भी चेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों में जो आंसर दिया प्लस आई, ई इज ग्रेटर देन एफ, उसके बाद डी क्या है, डी में एक निगेटिव फैक्टर माइनस आई, लेकिन लोकलाइज लोन पेयर है तो ये अच्छी बात है। तो यहां से यहां तक लोन पेयर तो क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर होने से अच्छा हो गया। ए और बी पीछे क्यों गए हैं, क्योंकि ये क्या है, अमाइड है, इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन। तो ए पहले क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, और क्रॉस कंजुगेशन से लोन पेयर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिलोकलाइज होगा उतना नहीं हो पाया, तो बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली बी के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ही चल रहा है, तो आपका CH3, ठीक है, CH2NH2 इस टाइप से बना लिया। CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। काफ़ी आसान। यहाँ नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो गया, यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। एज द s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी वो अपना लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी खोने लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। या और भी लोग लॉजिक देते हैं कि भाई जैसे जैसे इधर आ रहे हैं पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, पी कैरेक्टर मतलब डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है, और डायरेक्शनल नेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी इसकी लोन पेयर डोनेट करने की। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफैक्ट sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो क्या है, सबसे ऊपर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ाएंगे, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की थी जो लिखवाई जाती है, जो हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी तरीके से। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, सो lesser tendency to donate electron, to donate lone pair, and his basic strength decreases, basic strength घट जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो गया, A हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद C हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो मोर इज द s कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेसर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा। अगला क्वेश्चन, why guanidine are strongest organic base, ग्वानिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है, क्यों? ठीक है, तो पहले ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर जान लिया जाए।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, गुआनिडीन का। ठीक है, अब आइडिया किया जाए कि यहाँ लोन पेयर की बात करें, यहाँ लोन पेयर की बात करें, यहाँ लोन पेयर की बात करें, तो आइडिया किया जाए कि भाई क्यों ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, पहले तो ये डिस्कशन किया जाए व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस, और कौन सा सेंटर है जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है एक्चुअल में, कौन सा सेंटर बेसिक सेंटर होगा। तो यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सर, यहाँ क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक एक काम किया जाए कि दोनों जगह हम H+ एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, तो H+ हमने एक्सेप्ट कराया एट अल्फा, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ आपका NH2 और यहाँ आपका NH2। ठीक है, और अगर आपने बीटा पे H+ एक्सेप्ट कराया एट बीटा, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया C डबल बॉन्ड NH, यहाँ आपका NH2 और यहाँ आपका NH3 प्लस। समझ मेरी बात। तो ये हमने क्या बनाया, बेसिकली कंजुगेट एसिड बनाया। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा ही स्टेबल है। ठीक है, जब हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था, या जीओसी तो अभी पढ़ रहे हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और कंक्लूड किया था कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ इक्वल कंक्लूड किया था। डबल बॉन्ड आपका NH2 प्लस और NH2। समझ मेरी बात। तो जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है किसमें, कंजुगेट एसिड में, जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। ठीक है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और ये जबरदस्त स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होने जा रहा है। तो इसका मतलब बीटा अल्फा वाला रास्ता तो बहुत सही है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इसको समझा जाए। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या आप इसको तोड़ के इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करा पाएंगे, नहीं। ठीक है, इट इज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बड़ा अनस्टेबल हो गया, लोकलाइज चार्ज हो गया। समझ में आ रही बात। यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑलरेडी 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो इससे ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है नहीं। तो लोकलाइज चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और उल्टा ये सब -I इफेक्ट लगाएंगे तो और अनस्टेबल हो गया। यानी बीटा वाला रास्ता तो सही नहीं है। ठीक है, बीटा वाले रास्ते को हम क्रॉस कर दें, ये वाला रास्ता आपका सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये रास्ता गड़बड़ है, ऊपर वाला रास्ता सही है। ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ एक तरीके से और समझने की कोशिश करिए, इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जैसे हाइब्रिडाइजेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें S कैरेक्टर कम है, P कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, लेकिन नहीं। ठीक, वो तब जब लोकलाइज्ड लोन पेयर्स हो। ठीक है, यहाँ आप और ध्यान से देखेंगे तो ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं, इट इज लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर, जबकि यहाँ क्या, ये डिलोकलाइज लोन पेयर है। और इनफैक्ट ये डिलोकलाइज होकर पहुंच कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे बढ़ रही है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है और इधर से भी, यानी इधर से भी ये +R इफेक्ट लगा रहा है और इधर से भी ये +R इफेक्ट लगा के यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो अगर ये डिलोकलाइज्ड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिलोकलाइज लोन पेयर। दिस इज बेसिकली अ डिलोकलाइज लोन पेयर। इसका मतलब फाइनल अगर कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाए तो गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। व्हाई गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस? बिकॉज ऑफ द 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन द कंजुगेट एसिड। या जो लोन पेयर की बात कर रहे हैं वो लोकलाइज्ड है और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के यहीं पे आ रही है, तो ओवरऑल यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ भी चुकी है। ठीक है, और यहाँ आप यहाँ एक्सप्लेन करें इसको, ज्यादा बेटर है यहाँ एक्सप्लेन करें, और ये वाला रास्ता गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया ये क्यों सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। और ठीक है, H+ कहाँ एक्सेप्ट कराना है, कौन सा सेंटर बेसिक सेंटर होगा, और यहाँ बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब आप कर ले जाएंगे। ठीक है,
अब कहीं भी ऐसा सिस्टम आए तो आप उसको पहचान लीजिएगा। सबसे बड़ी बात अब पहचानने की है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछें, ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं। ये अगेन अल्फा हो गया और बीटा हो गया। यहाँ भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको हटा देते हैं, यहाँ NH2 कर देते तो ये ग्वानिडीन हो जाता है। याद करिए, ये तो ग्वानिडीन डेरिवेटिव है, हाइड्रोजन हटा के आपने कुछ लगा दिया तो ये ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ग्वानिडीन डेरिवेटिव। अब यहाँ एडिशनल CH3 लगा हुआ है तो यहाँ डेल्टा माइनस प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा यही है, लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इधर से यहाँ बढ़ ही रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ गामा की हो गई, लेकिन इस बार अल्फा बीटा की सेम नहीं हो पाएगी। उसके बाद अल्फा हो जाएगा, उसके बाद बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द CH3 भी है। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखिए तो ग्वानिडीन से कंफ्यूज भी नहीं हो जाना है कि यहाँ डबल बॉन्ड कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये भी लोकलाइज लोन पेयर है, वो भी लोकलाइज लोन पेयर। तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे आंसर दीजिए। दिस इज sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज। तो s कैरेक्टर ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, मतलब अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ग्वानिडीन के सिस्टम को आप पहचानेंगे, जैसे हम साइक्लिक सिस्टम में भी अगर बनाएं, ठीक है, और यहाँ ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपके पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ भी हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ भी लोन पेयर कर दिया। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए भाई, देखिए यहां अगर देखा जाए तो यहां आपका ये लोन पेयर तो डिलोकलाइजेशन का पार्ट है। डिलोकलाइजेशन, ये डिलोकलाइज हो रहा है, और डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, लोकलाइज लोन पेयर तो ये भी है, लेकिन ये लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं। जैसे ये आपका प्लस आर इफेक्ट से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तो एक तो लोकलाइज लोन पेयर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई। समझ में आ रही बात। या दूसरा तरीका, आप यहाँ H+ एक्सेप्ट करा देंगे तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ अगर हम H+ एक्सेप्ट कराएं कहाँ पे, अल्फा पोजीशन पे, गामा पोजीशन पे, तो गामा पोजीशन पे अगर आप H+ एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है, यहाँ आपका लोन पेयर है और यहाँ आपका नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो इसमें अगेन सेम सिचुएशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ नाइट्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इधर टूट गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आ रही बात।
तो ये आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ग्वेनिडीन बढ़िया से समझ लीजिएगा, वही चीज है घूम फिर के। तो यहाँ एक तो लोकलाइज लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है प्लस आर इफेक्ट से, और अगर आप H प्लस यहाँ एक्सेप्ट कराते हैं, कंजुगेट बेस के पास, एसिड के पास जाते हैं, तो वहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जबरदस्त स्टेबिलिटी आ गई गामा से, ग्वेनिडीन डेरिवेटिव की तरह हो गया। अब उसके बाद प्रेफरेंस किसका होगा, लोकलाइज लोन पेयर का, और ये तो डीलोकलाइजेशन का पार्ट है। मतलब गामा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, उसके बाद अल्फा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल देखा जाए। ठीक है, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर पाइरोल होता है। इट इज अगेन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एटोमेटिक होता है और हेट्रोसाइक्लिक होता है, तो पाइरोल। अच्छा, अब देखा जाए इसमें बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो आपका आंसर आएगा, डी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, बाकी हर जगह लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है। इसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इधर ही डिलोकलाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, जितना कम डिलोकलाइजेशन उतना बढ़िया। उसके बाद ए और सी में बात करें, तो ए और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, उसमें भी उधर दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या क्या होगा, इसको सोचा जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ए की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। देखिए, लोन पेयर यहां भी डिलोकलाइज्ड है और लोन पेयर यहां भी डिलोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोन पेयर डिलोकलाइज होकर एरोमेटिसिटी को कंप्लीट कर रहा है। ये लोन पेयर बेसिकली इसकी एरोमेटिसिटी का पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो ये लोन पेयर क्या है, बेसिकली इसकी एरोमेटिसिटी का पार्ट है। इट इज मेंटेनिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग। तो कभी भी अपना लोन पेयर किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करके एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, डिलोकलाइज करके एरोमेटिक हो रहा है, तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है और एरोमेटिसिटी के कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आती है। तो दिस लोन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इट इज नॉट गोइंग टू डोनेट इट्स लोन पेयर टू एनी ऑफ द ग्रुप्स। समझ में आ रही बात? तो वन ऑफ द लीस्ट बेसिक कंपाउंड होते हैं। तो कभी नहीं बोलना है कि भाई इसमें और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ लगभग एक जैसा होगा या क्या होगा, नहीं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी तुलना में, या इसकी बेसिक, वन ऑफ द लीस्ट बेसिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पाइरोल लीस्ट बेसिक कंपाउंड, लीस्ट बेसिक कंपाउंड्स because lone pair is part of aromaticity and is not available for donation, and is not available for donation। तो जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रहा है, तो किसी को अपना लोन पेयर डोनेट करने नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत स्पेशल केस हो गया। ये लोन पेयर क्या है, हाईली डिलोकलाइज सिस्टम का पार्ट होगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ज्यादा होगी और इसकी तो वन ऑफ द लीस्ट बेसिक कंपाउंड्स होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया।
चलिए इसके बाद हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ टॉपिक, आधा घंटा 45 मिनट का एक लेक्चर और होगा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू।